Hello everyone, welcome back to our classes, and in today's class we are going to start with another Ministry of Schemes, and today we are going to start Ministry of Finance schemes. So Ministry of Finance schemes are very important for your RBI paper and both NABARD paper, and also for upcoming EPFO APFC paper. It is very important to cover these Ministry of Finance schemes. Right, so now let us start with Ministry of Finance schemes, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe. And हम schemes कर रहे हैं. We have already completed Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Development, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of MSMEs, and also we have completed Ministry of Housing and Urban Affairs. Right, so now we are going to start with Ministry of Finance schemes, and in today's class the schemes जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम. देन वी आर गोइंग टू कवर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. प्लीज़ कट दिस. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सो हम वहाँ कंप्लीट करेंगे. देन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एंड ऑल्सो वन मोर स्कीम वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज NPS Vatsalya scheme. This scheme is missing here. We are going to cover NPS Vatsalya scheme too. Right. And we are also going to cover Sukanya Samriddhi Yojana, Senior Citizen Saving Scheme and महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. सो हम ये सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं आज की क्लास में. प्लीज़ स्टे ट्यून टू टुडेज वीडियो एंड यू विल लर्न वेरियस डिफरेंट स्कीम्स एंड उनके क्या क्राइटेरिया है, क्या पूरी चीज़ें हैं, हम समझेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न इन द क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद प्रधानमंत्री जन धन योजना. किसी स्कीम के बारे में हमको सबसे ज़्यादा पता है तो दैट इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना, आई गेस. सो लेट अस quickly discuss what is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. It is a very important scheme, though it was launched in 2014, but it stays relevant after 11 years, that is 2025. Also more because कुछ data release हुआ है on 27th of August 2025, 11 years of PM Jan Dhan Yojana banking the unbanked. It becomes very important for us to study in this light. So let us start and see what are its features, क्या ये scheme के अंदर है and etc. सो प्रधानमंत्री जन धन योजना. प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस बढ़ाना चाहती है. एंड इट इज़ अ सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट स्कीम दैट इज़ देयर कि आपको मिनिमम देयर इज़ नो मिनिमम अकाउंट बैलेंस एंड यू हैव टू ओपन अ जन धन अकाउंट इन द बैंक अकाउंट. सो अंडर अ स्कीम एक बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है इन एनी बैंक और बैंकिंग और बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट बाय पर्सन नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट. जिसके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है वो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकता है इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस करस्पॉन्डेंट अंडर दिस योजना. राइट, अब इसके फीचर्स जो आपको याद रखने हैं एंड बेनिफिट्स कुछ याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी एनी वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी मिनिमम बैलेंस, कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है. इंटरेस्ट इज ऑल्सो अर्न ऑन द डिपॉजिट्स. रुपे डेबिट कार्ड इज इशूड टू दीज PM Jan Dhan Yojana account holders. Accident insurance cover was before it was 1 lakh rupees and now it has been enhanced to 2 lakh rupees to new account that are opened after 2018. After 28th of August 2018 के बाद जो भी अकाउंट्स खुले हैं उनको एक्सीडेंट कवर नाउ इज़ 2 lakh rupees अवेलेबल. कुछ बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज़ एप्लीकेबल टू ₹10,000 टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स. देन PM Jan Dhan Yojana is also eligible for direct benefit transfer. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन एंड मुद्रा स्कीम. नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले 5,000 रुपये थी. नाउ इट हैज़ बीन ऑल्सो इंक्रीज टू 10,000 रुपीज़ एंड दिस यू कैन यूज़ आफ्टर 6 months ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट. अनकंडीशनल ओवरड्राफ्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑफ 2,000 रुपीज़. सो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है दैट इज़ अवेलेबल ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड अनकंडीशनल ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000 रुपीज़, यानी कोई भी बिना कंडीशंस के जो एक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल रहेगा दैट इज़ ₹2,000. Now what is the age limit of availing this overdraft facility? So before this age limit was 18 to 60 years. Now it has been extended. Now it is 18 to 65 years. So please remember this part also. Now
11 years of PM Jan Dhan Yojana. So let us see what was there in this article. First of all, Guinness World Record has also recognized achievements made under this Yojana. It has been certified कि सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं एक वीक में as part of financial inclusion, and the amount of the वैल्यू या जो टोटल अकाउंट्स जो खोले गए थे दे वर 1,80,96,130 एंड इट वाज अचीव बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैव आल्सो रिकॉग्नाइज दिस अचीवमेंट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कुछ डेटा. दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन PIB आर्टिकल बट ऑल्सो वी विल कवर इट हेयर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. आपको 3-4 डेटा याद रखने, वेरी इजी टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ रिमेंबर कि टोटल 56.16 करोड़ अकाउंट्स हैं इन बाय अगस्त 2025, जिसमें से 67% अकाउंट्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में है एंड 33% अकाउंट्स जो हैं वो अर्बन एंड मेट्रो एरियाज़ में है, जिसमें से 56% अकाउंट्स वुमेन के पास हैं. सो दीज 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. 56% अकाउंट वुमेन के हैं, 33% अकाउंट्स अर्बन एरियाज़ में है, 67% अकाउंट्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में है, देन टोटल 56.16 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपनड. Right. Now let's move on to our next scheme, that is Pradhan Mantri Mudra Yojana. So Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched in the year 2015. मतलब कि 10 years पूरे हो गए हैं for this Yojana. It is 2025. So a decade of Pradhan Mantri Mudra Yojana has been completed, and that is why also it's very important for us to learn. इट वॉज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी. ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन द नॉन फार्म सेक्टर, हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेसेस. यानी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए नॉन फार्म सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर नॉन फार्म सेक्टर. तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए PM मुद्रा योजना वॉज अनाउंस्ड. नाउ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू मुद्रा बैंक, अ सब्सिडरी ऑफ SIDBI, एंड लोन्स आर डिस्बर्स्ड through commercial bank, regional rural bank, small finance bank, cooperative banks and microfinance institutions. These are the loan categories that you have to remember. This is recently added last year. So Shishu, Kishore, Tarun and Tarun Plus. So Shishu की loan amount category is up to 50,000 rupees. Kishore की it is 50,000 to 5 lakh rupees. Tarun, for Tarun कैटेगरी में अगर आपको लोन लेना है सो वो लोन अमाउंट होगा 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़, एंड तरुण प्लस के लिए इट इज़ 10 लाख रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़. नाउ प्लीज़ रिमेंबर शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस के अंदर कितने अमाउंट का लोन आता है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जा सकते हैं. राइट. अगर आपको शिशु कैटेगरी का लोन लेना है मीन्स आपका पर्पस है टू स्टार्ट अ माइक्रो इंटरप्राइजेस. किशोर कैटेगरी का लोन लेना है एंड ग्रोइंग स्मॉल बिजनेसेस. तरुण कैटेगरी वेल स्टैब्लिश इंटरप्राइजेस. एंड अगर आपको एक्सपेंशन करना है देन यू आर टेकिंग तरुण प्लस लोन, दैट इज़ 10 to 20 लाख रुपीज़ लोन. नाउ सम स्टेप्स फॉर स्कीम्स इम्प्रूवमेंट. तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया PSB लोन्स इन 59 मिनट्स एंड उद्यमी मित्रा पोर्टल, पब्लिसिटी कैंपेन, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन लोन्स, नॉमिनेशन ऑफ मुद्रा नोडल ऑफिसर्स, then periodic monitoring, interest subvention of 2% on prompt repayment of Shishu loans, that is 12 months under Atmanirbhar Bharat package. सबसे ज़्यादा PM मुद्रा लोन डिसबर्समेंट्स किस स्टेट ने किए हैं, सो दैट इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा PM मुद्रा लोन डिसबर्समेंट्स किए हैं. नाउ ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर कि जो 68% लोन अकाउंट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू वुमेन बेनिफिशरीज एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ लोन अकाउंट्स आर बिलोंगिंग टू SC, ST and OBC. I'll tell you this data again in the chart because this is important. It was recently published in PIB article because 10 years have been completed of PM Mudra Yojana. So please remember this chart. It is telling कि social class wise share क्या है PM मुद्रा योजना अकाउंट में. So for general it is 50%, for SC, ST and OBC it is again 50%, यानी 50-50% का split है. Then category wise if we see तो women entrepreneurs का जो percentage है it is 68%. Then new entrepreneurs are 21% and minority are 11%. Now अगर हम 2016 की बात करें, इट कंपैरिजन दिया हुआ है. अगर हम 2016 की बात करें तो 16 में ऑलमोस्ट 93% लोन जो दिए जाते थे वो शिशु कैटेगरी ऑफ लोन्स वर देयर. देन ओनली 6% ऑफ लोन डिसबर्स्ड फॉर किशोर कैटेगरी एंड जस्ट 1% लोन्स डिसबर्स्ड वर ऑफ तरुण कैटेगरी. बट नाउ व्हाट चेंज वी आर सीइंग कि अब किशोर कैटेगरी की लोन डिसबर्समेंट भी बढ़ी है. सो शिशु कैटेगरी इज़ नाउ 51% एंड किशोर कैटेगरी हैज़ बिकम
44%, while Tarun category loan disbursement have also increased from 1% to 5%. तो पहले कहाँ शिशोर कैटेगरी ने पूरा ओवरटेक किया हुआ था, इट वॉज 93% by शिशोर कैटेगरी, बट नाउ इट इज़ 51% and Kishore category is also now at 44%. So please remember this part also. Right. Now let us move to next scheme, that is Stand Up India scheme. So Stand Up India scheme was launched in the year 2016 by PM नरेंद्र मोदी. अब ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Why was this scheme launched, Stand Up India scheme? तो Stand Up India scheme का एक बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है इन SC, ST एंड वुमेन. तो क्योंकि हम इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना चाहते हैं SC, ST वुमेन में, तो हमको उनको इजी लोन एक्सेस देना पड़ेगा. तो इस क्राइटेरिया की वजह से, इस एम की वजह से स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया इन द ईयर 2016. इट इज़ मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ना ऑब्जेक्टिव वॉज कि हमें इंकरेज करना इंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, SC एंड ST. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस. सो प्लीज़ रिमेंबर, इसमें सिर्फ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस कवर्ड है, यानी लोन फॉर मेकिंग एनी न्यू इन्वेस्टमेंट. ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कुछ नया करना. ग्रीन से आप याद रख सकते हैं, ग्रीन फील्ड नया करना, एंड ब्राउन फील्ड इज़ कि कुछ जब हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं. सो ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस के लिए जब फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर में, तो दैट इज़ कवर्ड अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम. हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इन सेटिंग अप बिजनेसेस. नाउ इसकी एलिजिबिलिटी है कि वुमेन होनी चाहिए, SC, ST कैटेगरी, SC, ST और वुमेन. सो 3 कैटेगरीज आर देयर. एज मोर देन 18 years. न्यू इंटरप्राइजेज शुड बी दे आर सेटिंग अप, मतलब एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज आर नॉट एलिजिबल. अब उनको लोन कितना मिलेगा? द लोन दे विल गेट इज अप फ्रॉम 10 लाख रुपीज़ टू 1 crore रुपीज़ पर बोरोअर. सो प्लीज़ रिमेंबर द लोन लिमिट. देन एक्सक्लूजन, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस जैसे गैम्बलिंग, रियल एस्टेट ट्रेडिंग, उनको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है. Now loans are also secured with collateral in some cases, but the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises may also cover the guarantee. Now if you have watched my MSME class, so you must now know कि ये fund का क्या काम है and why it is written that it will cover the some guarantee. और कितना guarantee covered होता है, this we have already seen in Ministry of MSME classes. The minimum is 10 lakh rupees loan, maximum is 1 crore rupees loan. Now this loan would be used for working capital as term loans or for both for business operations. Now if we talk about interest rate and all of that thing, please see this image. It will tell you पूरा सारी details about Stand Up India scheme. It was also recently released because 10 years have been completed of this scheme. So eligibility is SC, ST और women entrepreneurs above 18 years of age. Borrower defaulter नहीं होना चाहिए with any bank or financial institutions. Loan should be between 10 lakh rupees to 1 crore. Purpose should be to set up new enterprises, यानी greenfield investments are allowed. देन इट कवर्स 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपको खुद को भी कंट्रीब्यूट करना है. आई थिंक आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 10% मिनिमम होना चाहिए. सो येस, मिनिमम आपका 10% खुद का पैसा होना चाहिए. सो मिनिमम 10% शुड बी योर मनी एंड 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ कवर्ड बाय लोन. बाकी जो एक्स्ट्रा है दैट मे बी कवर्ड बाय एनी अदर लोन कैटेगरी और वॉट एवर. मिनिमम 10% आपका खुद का होना चाहिए एंड 15% इज़ कवर्ड बाय द लोन. Right. Now what is the interest rate? Lowest applicable bank rate for the category not exceeding base rate plus 3% plus 10 of premium. तो यानी इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बेस रेट से ज़्यादा नहीं होगा, प्लस 3% प्लस 10 ऑफ प्रीमियम. देन सिक्योरिटी के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कि प्राइमरी सिक्योरिटी ज़रूरी है प्लस कोलैटरल या फिर क्रेडिट गारंटी फंड के अंदर गारंटी कवर हो सकती है. लोन इज़ repayable within 7 years and 18 months का मोरेटोरियम पीरियड वुड बी देयर. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो. 7 years तक का लोन रीपेमेंट पीरियड है एंड 18 months तक का मोरेटोरियम पीरियड है. देन वर्किंग कैपिटल इज़ अप टू 10 लाख रुपीज़ ओवरड्राफ्ट विद अ रुपए डेबिट कार्ड और 10 लाख के ऊपर कैश क्रेडिट लिमिट लागू हो जाता है. मार्जिन मनी 15% मार्जिन मनी है, यानी कि 85% तो आपको लोन की तरह मिलेगा और जो बाकी का जो 15% है विथ सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स और मिनिमम 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका खुद का होना चाहिए. राइट. नाउ अगेन सारी चीज़ें रिपीटेड हैं
कि फोकस करना है हमें 1 SC/ST या 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर पर बैंक ब्रांच को हम सपोर्ट करें, लोन्स अप टू 1 करोड़ रुपीज़ funded through scheduled commercial banks, collateral free loans under the fund trust, then loans are accessed through scheduled commercial banks, फिर training, mentorship and hand holding support is also given via SIDBI and other partners. Now let us move to another category, that is pension and insurance schemes. So here I am also covering senior citizen savings scheme, though it is not a पेंशन स्कीम, बट क्योंकि यू मे गेट कन्फ्यूज आफ्टर स्टडिंग प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम को रिलेट करके इसलिए पढ़ने वाले हैं, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इन दिस PDF दिस पार्ट एक्चुअली इन पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम. बाकी हम पढ़ेंगे पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम्स में प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, देन नेशनल पेंशन स्कीम, देन वी विल स्टडी UPS दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, देन अटल पेंशन योजना, देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, and then NPS वात्सल्य स्कीम, so that there is no confusion left in all the pension schemes और सारी की सारी पेंशन स्कीम्स एक ही बारी में कवर्ड हो जाए. नाउ अभी हमने जब एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री हम कर रहे थे तो PM किसान मानधन योजना हमने तब कवर की थी, वेयर वी वर स्टडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना, दैट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन. नाउ वाई वंदना योजना यू जस्ट कैन रिलेट की वाई वंदना योजना सीनियर सिटीजन से रिलेटेड होगी. सो प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना इज रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स. नाउ इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2017, अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. पर्पस क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड एश्योर्ड पेंशन देना है टू सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर प्लस है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी LIC and LIC is acting as the nodal insurer. I'll explain you the complete news. अच्छे से समझ आएगा what is प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना. Please be patient for some time and you will understand कि पूरी स्कीम एक्चुअली है क्या. तो सबसे पहले जस्ट रिमेंबर कि 2017 में इट वॉज लॉन्च्ड एंड इसका एम क्या है? इसका एम है सोशल सिक्योरिटी या पेंशन प्रोवाइड करना उन सीनियर सिटीजन्स को जो 60 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, एंड LIC इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. नाउ 60 ईयर्स और उसके बाद कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी आफ्टर 60 ईयर्स anybody can subscribe. Now Indian citizen is the resident criteria eligibility and it can be also taken individually या jointly भी दिया जा सकता है. मैक्सिमम एज क्या है एंट्री की? इट में ऑल्सो भी एक्सटेंडेड अप टू 65 ईयर्स कुछ कंडीशंस के साथ. यानी यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एज इज़ 60 ईयर्स एज ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट उसके बाद 65 ईयर्स तक भी हो सकती है इन केस ऑफ सम स्पेशल कंडीशंस. नाउ कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? सो मिनिमम इज़ 1000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ 15 लाख रुपीज़ पर सीनियर सिटीजन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल लिमिट्स. सो इसका ये मतलब है कि मिनिमम पेंशन होगी, अगर आपको 1000 रुपीज़ की मिनिमम पेंशन चाहिए मतलब आपको 1,62,000 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करना है. राइट, अगर आपको मैक्सिमम पेंशन चाहिए दैट इज़ ऑफ ₹9250 रुपीज़ पर मंथ, तो आपको 15 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा. And that is why here it is written that minimum is 1000 rupees and maximum is 15 lakh rupees per senior citizen subject to individual limits. Now pension period, now you may choose कि आपको 10 साल की पेंशन चाहिए या फिर लाइफ टाइम की पेंशन चाहिए. इंटरेस्ट रेट इज़ गारंटीड इंटरेस्ट रेट, जो भी अनाउंस करेगा LIC की दिस मच इज़ द इंटरेस्ट रेट, जो पेंशन के ऊपर मिलेगा उतना पेंशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा. नाउ द मोड ऑफ पेमेंट कैन बी कैश, चेक, ऑनलाइन और डिमांड ड्राफ्ट. पे आउट कैसे होगा? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेंशन. मेच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पॉलिसी टर्म, जैसे अगर 10 साल का प्लान है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद मेच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे. मान लेते हैं आपकी मेच्योरिटी के पहले आपने प्री मेच्योर एग्जिट ले लिया है, देन व्हाट विल हैपन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अलाउड ओनली इन मेडिकल इमरजेंसीज या क्रिटिकल इलनेस कंडीशंस, बट देन इफ़ you are taking pre-mature exit then 2% would deduct होगा and 98% of principal amount will be returned to you. So 98% refunded and 2% would be the penalty. Nominee can also claim corpus in case of death of policy holder. Now loan की facility is also available after 3 years of investing. maximum 75% of purchase price पर loan facility मिल सकता है. क्या इस पर टैक्स लगेगा? yes, tax is also added क्योंकि पेंशन जो है उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा and so it is added to total income and taxed as per that. So this is what Pradhan Mantri Vai Vandana Yojana is. First of all, it is for senior citizens for more than 60 years. LIC implement कर रहा है and also it may extend to 65 years in some conditions. उसके बाद 1000 रुपीज़ से 15 लाख रुपीज़ is the premium investment.
10 साल का प्लान या लाइफ टाइम पेंशन हो सकता है। गारंटीड पेंशन मिलेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हम ले सकते हैं इसे। मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, अगर आपने प्रीमेच्योर एग्जिट ले लिया है तो 2% कटेगा, 98% मिलेगा। एंड नॉमिनी कैन ऑल्सो क्लेम द कॉर्पस। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल बट ओनली आफ्टर 3 years एंड 75% आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। टैक्स इज ऑल्सो कट एज अ नॉर्मल इनकम। नाउ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक इंटरेस्ट रिसीविंग स्कीम है, क्वार्टरली स्कीम में इंटरेस्ट मिल रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्कीम इज दैट पार्ट ओनली। ये भी 60 years एंड अबव के लिए है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दैट थिंग। सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिले आफ्टर रिटायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की, अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिसेज एंड शेड्यूल्ड बैंक्स। सो एलिजिबिलिटी इसकी भी 60 years एंड अबव है। बट अगर मान लेते हैं कि कोई को अर्ली रिटायरमेंट मिल रहा है, यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो लोग 55 से 60 years के बीच में भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो भी एलिजिबल है अंडर दिस स्कीम। बट उसके बाद फिर लेकिन उनको उस अपने रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के बाद 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। सो दिस इज़ अवेलेबल फॉर ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर 60 years एंड अबव। सो ये कैसे डिफरेंट है एंड ऑल ऑफ दैट वी विल स्टडी। सबसे पहले इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फ्रॉम ₹1,000 to 30 लाख रुपीज़। वाई वंदना योजना में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,000 to 15 लाख रुपीज़, यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ है। इनिशियल टर्म इसका है 5 years, जो कि 3 years से एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर मेच्योरिटी, सो नॉट मोर देन 8 years। और वहाँ पर वाई वंदना में 10 years की पॉलिसी टर्म थी या लाइफ टाइम की पॉलिसी टर्म थी। यहाँ पर एक टेन्योर है कि 5 years का टेन्योर तक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट कैन बी मैक्सिमम एक्सटेंडेड टू 3 years मोर, सो यानी कि टोटल 8 years। नाउ यहाँ पर हर क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे एवरी 3 months के बाद, और आपको गवर्नमेंट क्वार्टरली सेट करेगा कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट यू विल गेट। नाउ इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस। क्योंकि इंटरेस्ट क्यों टैक्सेबल होगा, बिकॉज हेयर यू आर नॉट गेटिंग द पेंशन, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर टैक्स सेविंग भी कर सकते हो आप, क्योंकि अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो टैक्स कैन ऑल्सो बी सेव्ड। तो मैक्सिमम टैक्स सेव हो सकता है अप टू 1.5 लाख रुपीज़। बट अगर इंटरेस्ट आपको 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा मिल रहा है पर ईयर, देन टैक्स वुड बी डेफिनेटली देयर। अब यहाँ पर प्रीमेच्योर विड्रॉल अवेलेबल है कि नहीं, और होगा तो कितना कटेगा पैसा। सो हेयर ऑल्सो प्रीमेच्योर विड्रॉल इज़ अलाउड, बट अगर आप 2 years से पहले विड्रॉ करते हो तो 1.5% पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट के ऊपर, एंड अगर 2 साल बाद आप विड्रॉ करते हो तो 1% पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट के ऊपर। नो इफ़ वी सी द डिफरेंस, एक और बार अच्छे से डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वाई वंदना योजना 60 years एंड अबव के लिए है। इट इज़ ऑल्सो फॉर 60 years एंड अबव, बट अगर कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है सो फॉर 55 to 60 years ऑल्सो इट इज़ अलाउड, और यहाँ पे 65+ years तक के लिए भी अलाउड है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय LIC एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज एंड शेड्यूल्ड बैंक्स। टेन्योर्स इज 10 years एंड हेयर इट इज़ 5 years एक्सटेंडेबल बाय 3 years। इन्वेस्टमेंट हेयर इज़ 1,000 to 15 लाख, हेयर इट इज़ 1,000 to 30 लाख रुपीज़। यहाँ पर पेंशन मिलेगा फिक्स्ड, इतना जितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा, यहाँ पे क्वार्टरली फिक्स किया जाएगा, जितना किया जाएगा उतना मिलेगा। हेयर इट इज़ नॉट टैक्सेबल, हेयर इट इज़ टैक्सेबल। यहाँ पर पेमेंट फ्रिक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो सकती है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट सिर्फ क्वार्टरली मिलेगा, सो इट इज़ अ क्वार्टरली बेस्ड इंटरेस्ट पेमेंट स्कीम। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो, इट इज़ क्वार्टरली। नाउ लोन फैसिलिटी यहाँ है जो हमने पढ़ा था, 75% आपको पॉलिसी की जो वैल्यू है आफ्टर 3 years आपको लोन आप ले सकते हो। हेयर लोन फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। प्रीमेच्योर विड्रॉल में हेयर वी स्टार्टेड कि अगर क्रिटिकल इलनेस है तो 98% आप विड्रॉ कर सकते हो, 2% वुड बी कट एज पेनल्टी। हेयर पेनल्टी हमने देखा था, इट इज़ 1% आफ्टर 2 years एंड 1.5% आफ्टर 2 years। उसके टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स है। अगर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है पर ईयर, देन डेफिनेटली टैक्स कटेगा, एंड आप सेक्शन 80C के अंदर टोटल 1.5 लाख रुपीज़ सेव कर सकते हो एज अ टैक्स बेनिफिट। नाउ गवर्नमेंट का रोल है, यहाँ पे गारंटीड रिटर्न है, अगर LIC रिटर्न लोअर है तब भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट सेट करता है क्वार्टरली, राइट। सो आई होप आपको दोनों स्कीम्स में डिफरेंस समझ आया हो, बिकॉज अब जब हम स्कीम्स साथ में पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है, बिकॉज जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो वी गेट कन्फ्यूज़ कि कौन सा मंथली था, कौन सा क्वार्टरली था, किस में क्या इंटरेस्ट पेमेंट है, क्योंकि दोनों सेम लगती है। सो नाउ आई होप कि आपको दोनों स्कीम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी कि व्हाट इज़ देयर एंड ये स्कीम का क्या मतलब है।
नाउ ऐसे ही दो स्कीम अब हम साथ में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। ऑल्सो वी विल स्टडी एनपीएस वात्सल्य बट सम टाइम लेटर। उसके बाद हम 3 डिफरेंट स्कीम साथ में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो उसमें भी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल ऑफ दैट इज़ देयर इन द स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ नेशनल पेंशन सिस्टम। नाउ नेशनल पेंशन सिस्टम क्यों बनाया गया है, या पेंशन का काम क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना। अब ये नेशनल पेंशन सिस्टम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2004। नाउ इसमें बोला गया कि 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल गेट बेनिफिट एंड इट वॉज मेड मैंडेटरी इनफैक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया था आफ्टर 1 जनवरी 2004। बट देन इन 2009 इट वॉज ओपन टू ऑल ऑफ देम, तो सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। एंड 2015 के अंदर एज को भी एक्सटेंड कर दिया गया। सो नाउ 18 to 70 ईयर्स इज़ नाउ कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो एज लिमिट क्या है, 18 to 70 ईयर्स। तो कोई भी सिटीज़न जो है रेसिडेंट है या नहीं है, इवन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड अंडर दिस स्कीम। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कौन बेनिफिट करेगा, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया था जो ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर 1 Jan 2004, एंड नाउ देन 2009 इट वॉज मेड ओपन टू ऑल, एंड देन द एज वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम 18 to 70 years of age. So सारे citizens resident or not are covered under this scheme. Even overseas citizens are covered under this scheme. तो कौन ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं है? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कवर्ड नहीं है, वी आर कवरिंग पीपल सेपरेटली इंडिविजुअली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नॉट कवर्ड। देन पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, हालांकि पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन को OCI से मर्ज कर दिया गया है, बट स्पेसिफिकली स्टिल द स्कीम से कि हम पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन को कवर नहीं कर रहे हैं। So persons of Indian origin are not covered. Then armed forces are also not covered under this scheme. So 3 categories you have to remember कि कौन स्कीम के अंदर covered नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, persons of Indian origin and armed forces are not covered under the scheme. Now it is regulated by PFRDA. हमने अभी पढ़ा था ऊपर which scheme we studied की जो LIC इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर कि कौन सी स्कीम LIC इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सी स्कीम PFRDA इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज जब हम सारी स्कीम पढ़ लेंगे तो शायद कन्फ्यूजन हो सकता है कि विच वॉज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय LIC, कौन सा PFRDA कर रहा था। तो मेंटेन अ सेपरेट लिस्ट ऑल्सो ऑफ दैट सेम। Now a unique number that is PRAN is generated and it was asked in RBI assistant exam 2022 that PRAN का full form क्या है। So it stands for permanent retirement account number। एक unique PRAN number को generate किया जाता है, that is permanent retirement account number। Now इस स्कीम में दो स्ट्रक्चर हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट हैज़ 2 अकाउंट। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, ईजी है समझना, आई विल एक्सप्लेन यू। इस अकाउंट में स्ट्रक्चर है, 2 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इज़ वी आर कॉलिंग एज Tier 1 अकाउंट एंड सेकेंडली वी आर कॉलिंग इट एज Tier 2 अकाउंट। तो कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं दोनों अकाउंट्स के बीच में। Tier 1 अकाउंट जो है वो कंपलसरी है मेंटेन करना, सो दे आर कंपलसरी अकाउंट। Tier 2 इज़ वॉलेंट्री अकाउंट। यानी हम ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं वो भी समझेंगे, बट फर्स्ट लेट्स डेडिकेटली अंडरस्टैंड व्हाट आर Tier 1 अकाउंट्स। तो ये स्ट्रक्चर में 2 अकाउंट्स है, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 अकाउंट इज़ कंपलसरी अकाउंट। ये कंपलसरी अकाउंट है, it is locked till 60 years of age and at exit 60% is withdrawn, 40% must be used to buy an annuity or pension. If total corpus is less than or equals to 5 lakh rupees, may withdraw 100% and you can withdraw till 75 years of age, differing withdrawal. So what is its meaning? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो Tier 1 अकाउंट है, जो कंपलसरी अकाउंट है कि मेंटेन करना है, उसको हमने लॉक करा है टिल एज ऑफ 60 ईयर्स। यानी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसमें से पैसे निकाल सकते हो, उसको हमने लॉक कर दिया है। वो अकाउंट से आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, वो कंपलसरी अकाउंट है, उसमें पैसा लॉक रहेगा 60 ईयर्स ऑफ एज तक। जब आपने एग्जिट करा तो 60% आपका जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हो, और जो 40% आपका अमाउंट होगा वो आपको किसी एन्युटी या पेंशन में वापस इन्वेस्ट करना होगा। पर आपका जो टोटल अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो वो 5 लाख रुपीज़ से कम निकला तो आप पूरा विड्रॉ कर लो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एन्युटी या पेंशन में उसको वापस इन्वेस्ट करो। अगर आपका कॉर्पस 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा निकला तो आपको 40% जो है वो एन्युटी या पेंशन में वापस री इन्वेस्ट करना है एंड 60% आप विड्रॉ कर सकते हो। नाउ एक ऑप्शन और मिल गया है कि आप विड्रॉ
विड्रॉ कर सकते हो टिल 75 ईयर्स ऑफ एज। इसको हम डेफरिंग विड्रॉल कह रहे हैं, पर आपको शायद 15 डेज़ के अंदर बताना पड़ता है। जब आप 60 ईयर्स के होने वाले हो तब तो आपको बताना पड़ेगा 15 डेज़ के पहले कि आप ऐसा ऑप्शन चूज़ करने वाले हो, और आप 75 ईयर्स ऑफ एज तक भी विड्रॉ कर सकते हो। दिस वी आर कॉलिंग एज डिफरिंग विड्रॉल। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या है स्ट्रक्चर है। दो में डिवाइडेड है, दैट इज़ टियर 1 अकाउंट, टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट कंपलसरी अकाउंट है, इसको हमने लॉक कर दिया है 60 ईयर्स की एज तक। जब आपने एग्जिट किया, आपका अगर कॉर्पस 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आप पूरा विड्रॉ कर लो, नहीं है तो 60% विड्रॉ होगा और 40% आपको एन्युटी या पेंशन खरीदना पड़ेगा। नाउ 75 ईयर्स तक आप वो भी कर सकते हो, डिफ़र भी कर सकते हो। बट अगर आप मान लीजिए आप प्री विड्रॉल कर रहे हैं, प्री मेच्योर कर रहे हैं आपका अकाउंट, यानी आप मेच्योरिटी पे नहीं ले रहे हैं, प्री मेच्योर कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन तो आप 10 ईयर्स की ओपनिंग के बाद ही प्री मेच्योर भी कर सकते हैं। आपको 10 ईयर्स का वेट तो करना ही पड़ेगा। बट देन इफ़ यू आर प्री मेच्योरिंग योर अकाउंट तो आपको सिर्फ 20% आप विड्रॉ कर सकते हो एंड 80% आपको आपकी पेंशन या एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से कम है। तो अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आप पूरा भी विड्रॉ कर सकते हो। 1 सेकेंड, आई थिंक आई टोल्ड इट इन द रिवर्स वे। अगर आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई टोल्ड यू द रिवर्स थिंग। तो अगर आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो आप पूरा विड्रॉ कर लो। अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको 20% ही से विड्रॉ कर पाओगे एंड आपको 80% जो है वो पेंशन या एन्युटी खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर था 5 लाख रुपीज़ से अगर आपका कम है कॉर्पस तो आप विड्रॉ कर लो, और यहाँ पर अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर रहे हो जो कि 10 साल बाद ही हो सकता है तो वो आपको फिर 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो ही आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो। Right, we understood this tier 1 account. Now let us move to tier 2 account. This is a voluntary account. Voluntary है, compulsory नहीं है खोलना। यहाँ पर कोई लॉक इन नहीं है, यानी यहाँ पर आप बार बार रख सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है एक्सेप्ट फॉर 3 ईयर्स। लॉक इन इज़ देयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको टैक्स बेनिफिट क्लेम करना है तो लॉक इन में ही रहना पड़ेगा। अगर आप वॉलेंट्री अकाउंट कर रहे हो, कोई लॉक इन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए सो दिस वॉज प्रोविजन मेड कि एक्सेप्ट फॉर 3 ईयर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं उनको 3 ईयर्स का लॉक इन इसमें रखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इट इज़ वर्किंग एज अ नॉर्मल सेविंग अकाउंट, इसलिए ये वॉलेंट्री अकाउंट है, यहाँ पे कोई लॉक इन्स नहीं है, नो टैक्स बेनिफिट ऑल्सो। बट यहाँ पे टैक्स बेनिफिट है टियर 1 में। तो टियर 1 में क्या टैक्स बेनिफिट्स है? 10% ऑफ सैलरी फॉर सैलरीड वर्कर्स एंड 20% ऑफ इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के टैक्स बेनिफिट है। बट एक सीलिंग तो होगी, सो इट इज़ सील्ड एट 1.5 लाख रुपीज़ एंड एडिशनल मिलेगा 50,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट। सो टोटल मिला के आप 2 लाख रुपीज़ सेव कर सकते हो इन टैक्स। नाउ व्हाट इज़ अ मिनिमम डिपॉजिट रूल्स, यानी आप कितना मिनिमम डिपॉजिट करके इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो। सो टियर 1 को आप 500 रुपीज़ मिनिमम में ओपन करा सकते हो एंड ₹1000 वुड बी द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑब्वियसली एंड टोटल टैक्स बेनिफिट आपको 2 लाख रुपीज़ का मिलेगा। इन टियर 2 आपको 250 रुपीज़ मिनिमम चाहिए अकाउंट ओपन कराने के लिए एंड देयर इज़ नो लॉक इन दैट इज़ इन्वॉल्व हेयर। नाउ देर आर ऑल्सो सम NPS रूल्स फॉर सब्सक्राइबर्स जो कि 65 ईयर्स के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ देर आर सम सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट इज 80 to 70 ईयर्स। ना अगर कोई सब्सक्राइबर 65 ईयर्स के बाद ज्वाइन कर रहा है देन डोंट यू थिंक कि कुछ डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, हमें कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे सो दैट वहाँ पर भी जो है मेंटेन किया जा सके सही से सारी चीज़ें। सो इसलिए कुछ NPS के रूल्स है फॉर सब्सक्राइबर्स ज्वाइनिंग आफ्टर 65 ईयर्स। तो कुछ बेसिक रूल्स है, देयर इज़ नो नीड की टू वरी, बहुत ही बेसिक रूल्स है। फर्स्ट रूल इज़ कि 50% जो आपका अमाउंट है इट शुड बी एलोकेटेड टू इक्विटी, रेस्ट आपका अमाउंट जा सकता है डेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, बट आपका 50% अमाउंट इक्विटी में जाएगा। सेकेंड आपकी कंडीशन है कि एक तो आप एग्जिट कर सकते हो ओनली आफ्टर 3 ईयर्स। अगर हम पहले यहाँ पढ़ रहे थे तो एग्जिट यहाँ पे कितना अलाउड था, प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड था ओनली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 65 ईयर्स के बाद वाले लोगों की, तो यहाँ पर 3 ईयर्स के बाद ही नॉर्मल एग्जिट अलाउड है। और यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है कि अगर कॉर्पस आपका 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो आप 100% विड्रॉ कर लो। अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको 20% ही से विड्रॉ करना होगा और 80% आपको वापस री इन्वेस्ट करना होगा इन एन्युटी और इन पेंशंस। सो नॉर्मल एग्जिट
that is allowed only after 3 years. 50% is allocated to equity. Now third condition is partial withdrawals, यानी आप maximum 3 times withdraw कर सकते हो after 3 years. This we have seen 3 years के बाद normal exit allowed है and normal partial withdrawals भी allowed है maximum 3 times only after 3 years. Limit क्या है? 25% of own contribution, यानी whatever amount you have contributed उसका 25% ही आप withdraw कर सकते हो maximum 3 times after 3 years. So these all are conditions that are attached to national pension scheme and I hope आपको national pension scheme अब अच्छे से clear हो गया हो. And we can move to unified pension scheme और उसकी हम conditions समझ लेते हैं. It is also very easy to remember. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2025. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, 1st of April 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम इफेक्टिव हुई है. एनपीएस सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो स्विच टू यूपीएस स्कीम. एनपीएस से यूपीएस में भी आ सकते हैं. ऑल्सो आई टेल यू अभी जो न्यूज़ में है, वेट फॉर दैट. इट केम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टीवी सोमनाथम कमेटी. और इसके कुछ फीचर्स है वो आपको याद रखने हैं. 4 to 5 फीचर्स आर देयर आई थिंक. 6 features are there. So ये 6 features याद रखना है. This is all everything about this scheme. जितने भी PIB articles I have read for this scheme, only these 6 features were listed. कि सिर्फ ये 6 features I think they are very important. अगर आपको ये 6 features याद है तो यू आर सॉर्टेड विद दिस स्कीम. तो सबसे पहला फीचर इज़ अश्योर्ड पेंशन, यानी अगर आपकी मिनिमम सर्विस 25 ईयर्स की है तो आपको अश्योर्ड पेंशन कितना मिलेगा? 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 months. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. अश्योर्ड पेंशन यू विल गेट इफ़ मिनिमम सर्विस इज़ 25 ईयर्स, देन अश्योर्ड पेंशन जो आपको मिलेगा वो होगा 50% ऑफ बेसिक एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 months. और अगर आपने सर्विस किया ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स देन प्रोपोर्शनल पेंशन मिलेगा. गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 18.5%. एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 10%. Employee contribution would be 10% and government contribution would be 18.5%. Then 60% employees pension at time of death. अगर डेथ हो जाती है तो 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन मिलेगा. अगर आपने मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस की है तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ यू विल गेट अश्योर्ड पेंशन. तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ की अश्योर्ड पेंशन मिलेगा मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस के बाद. इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी ये जो है वो इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट किया गया है. अगर आपका सुपर एनुएशन यानी मैच्योरिटी है तो लमसम पेमेंट मिलेगा. एंड इन एडिशन टू ग्रेट्युटी क्या मिलेगा? 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स दैट इज़ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विस. सो 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विस वो आपको लमसम पेमेंट के टाइम पे मिलेगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल द 6 फीचर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ देयर वाज इन न्यूज़ की न्यूज़ में ये था कि एलिजिबल जो यूपीएस एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन ऑल्सो स्विच टू एनपीएस ओनली वंस देयर इज़ नो रिवर्जन अलाउड. यानी एक बार यूपीएस एम्प्लॉयज़ ने स्विच कर लिया टू एनपीएस तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता. देयर इज़ नो रिवर्जन अलाउड. एंड ये टाइमिंग क्या होनी चाहिए? द टाइमिंग मस्ट बी डन, इट शुड बी डन आफ्टर मोर देन 1 year बिफोर सुपर एनुएशन. यानी आपकी मैच्योरिटी सुपर एनुएशन के 1 साल पहले कम से कम आपको ये वापस स्विच करना है, या फिर मोर देन 3 months बचे हो आफ्टर योर बिफोर योर वॉलेंट्री रिटायरमेंट. जो भी अर्लियर होगा उसके पहले आपको स्विच करना है. और अगर आपने एक बार स्विच कर लिया देन देयर इज़ नो रिवर्जन अलाउड. नाउ द डेडलाइन इज़ केप्ट टू बी एट 30th September 2025. Right, now let's move on to next scheme, that is Atal Pension Yojana. So Atal Pension Yojana, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना. सो ये तीनों स्कीम को लॉन्च किया गया था 9th of May 2015 में. एक ही दिन पर ये तीनों स्कीम को लॉन्च किया है. एम क्या है? अटल पेंशन योजना का एम है कि पेंशन, हमें गारंटीड पेंशन देना है टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर देयर रिटायरमेंट दैट इज 60 years. प्लीज़ लर्न द एलिजिबिलिटी बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड at least 4 to 5 times in exams that I know, including UPSC exams. So please remember the eligibility. So eligibility is 18 to 40 years की eligibility is there. Implementing agency is PFRDA. Please again please learn this कि LIC किसकी implementing agency है and PFRDA किसकी implementing agency है. Please don't get confused कि कौन किसको implement कर रहा है. So here implementing agency is PFRDA. Now eligibility is 18 to 40 years. 6 Indian citizens are eligible. Must have saving bank account या post office saving account. Income status क्या है?
आफ्टर 2022 ये बोला गया है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स पेयर है एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो वो स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, पर अगर वो इनकम टैक्स पेयर बाद में बन जाता है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस स्कीम में। बट उस टाइम पे जब वो अप्लाई कर रहा है तब वो एक इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड। नाउ यहाँ पर गारंटीड मिनिमम पेंशन मिलता है आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। यू आर अप्लाइंग फ्रॉम एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। आपको पेंशन 5 डिफरेंट कैटेगरीज में मिलेगा, आइदर 1000 रुपीज़ पर मंथ और 2000 रुपीज़ पर मंथ और 3000 रुपीज़ और 4000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ बेस्ड ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको या तो 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये मिलेगा मंथली। नाउ फैमिली के क्या बेनिफिट है, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है वो रिसीव करेगी सेम पेंशन। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर स्पाउस की डेथ हो गई है या सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो स्पाउस को पेंशन नहीं मिलेगा। बट अगर मान लेते हैं दोनों की ही डेथ हो गई है तो नॉमिनी को भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस मिलेगा टिल एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर प्री मेच्योर डेथ हो गई है 60 ईयर्स के पहले, देन स्पाउस कैन कंटिन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन अंटिल ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स टर्न 60 और फिर उनको पेंशन मिलेगा, या फिर पेंशन सेटलमेंट सेम एज सब्सक्राइबर्स और एंटायर कॉर्पस फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। नाउ अगर अकाउंट इनएक्टिव है तो इट वुड बी फ्रोजन आफ्टर 6 months ऑफ नॉन पेमेंट, इट विल बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर 1 year एंड अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा आफ्टर 2 years। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देयर आर डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस मंथली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे, बट बेसिक लेवल पे बात करें, अगर किसी ने 18 ईयर्स पे ये स्कीम को ज्वाइन किया है तो उसे 42 रुपीज़ से लेकर 210 रुपीज़ पर मंथ तक कंट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन पेंशन जो उसको रिसीव करनी है। अगर किसी ने 40 ईयर्स की एज पे ज्वाइन किया है तो उसे ₹291 से लेकर ₹1454 रुपीज़ पर मंथ तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन मंथली पेंशन उसको क्या रिसीव करनी है। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज टू पार्ट्स ऑल्सो, 42 रुपीज़ to 210 रुपीज़, देन 291 रुपीज़ to 1454 रुपीज़। सो आई होप कि आपको ये स्कीम भी समझ आ गई है एंड वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो नाउ इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज LIC। प्लीज़ रिमेंबर कि किसकी क्या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सो नाउ जीवन ज्योति बीमा योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है LIC। जीवन ज्योति यानी लाइफ इंश्योरेंस, यानी ये लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है टू ऑल सिटीजन स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ ये सारी स्कीम्स को क्योंकि 10 years हो चुके हैं, it's been a decade of launching these schemes, so that is why also these schemes are very important. नाउ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 50 ईयर्स। अटल पेंशन योजना की एलिजिबिलिटी थी 18 to 40 ईयर्स, इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 50 ईयर्स एंड कवरेज इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू 55 ईयर्स। बैंक अकाउंट होना चाहिए, नॉर्मल हेल्थ होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन अगर कोई सीरियस इलनेस है तो, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस अगर किसी के पास है तो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई और लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो भी। नाउ इसमें क्या इंश्योरेंस कवर्ड है, सबसे पहले 2 लाख रुपीज़ इज सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज। बट अगर आपने स्कीम में अप्लाई किया है उसके 30 डेज़ के बाद से वो शुरू होगा, 30 डेज़ तक कोई भी वो कवर नहीं करेगा एक्सेप्टिंग डेथ फॉर एक्सीडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपको कोई सीरियस इलनेस है एंड देन यू गेट एनरोल इनटू द स्कीम एंड गेट 2 लाख रुपीज़। तो इसलिए इसके लिए ये बनाया गया कि फर्स्ट 30 डेज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, प्रीमियम वुड बी 436 रुपीज़ पर ईयर, दैट वुड बी डिडक्टेड एनुअली। पॉलिसी इज़ वैलिड फॉर 1 year एंड इट इज़ रिन्यूएबल हो जाता है, एनुअली रिन्यूएबल हो जाता है। 436 रुपीज़ आपको प्रीमियम देना पड़ता है। व्हाट आर द की फ़ीचर्स, तो की फ़ीचर्स की बात करें तो लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, ऑटोमेटिक रिन्यूएबल हो जाता है, डेथ बेनिफिट इज़ पेड टू नॉमिनी अगर डेथ हो जाती है कोई भी रीज़न से तो, सब्सक्राइबर मस्ट नॉमिनेट अ बेनिफिशियरी एंड डेथ एक्सक्लूजन्स एंड डेथ ड्यू टू सुसाइड विद इन फर्स्ट 12 months ऑफ ज्वाइनिंग। अगर सुसाइड कर लेते हैं 1 साल के अंदर तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड डेथ ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन हजार्डस एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्ट्स इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड। नाउ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो सुरक्षा बीमा योजना क्या है, सुरक्षा करना यानी एक्सीडेंट से या डिसेबिलिटी से सुरक्षा। सो ये एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज। सो तीनों स्कीम्स की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज डिफरेंट है।
नाउ इसमें एलिजिबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 70 ईयर्स. सो प्लीज़ रिमेंबर 18 to 40 ईयर्स, 18 to 50 ईयर्स एंड देन 18 to 70 ईयर्स. मस्ट हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट. कंसेंट देना है ऑटो डेबिट का ऑफ प्रीमियम. ऑल होल्डर्स ऑफ जॉइंट अकाउंट कैन ऑल्सो ज्वाइन. एनआरआईज कैन ज्वाइन अगर उनके पास एलिजिबल बैंक अकाउंट है इंडिया में. एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स या इनएलिजिबल या नॉन कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड करा गया है. नाउ 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है. टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी यानी जैसे दोनों पैर एक्सीडेंट में नहीं रहे, दोनों आंखें डैमेज हो गई, या ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जब टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे. अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है तो फिर 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे. पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी यानी दोनों पैर की जगह अगर सिर्फ एक ही पैर में नुकसान हुआ है तो इट इज़ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, तो वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे. नाउ प्रीमियम बहुत ही कम देना होता है. इट इज़ 20 रुपीज़ ओनली जस्ट पर ईयर एंड ड्यूरेशन इज़ 1 ईयर. कवरेज इज़ 1 जून to 31 जून. नाउ इसकी क्या फीचर्स है? लो कॉस्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ऑटोमेटिक रिन्यूएबल, फिर टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपीज़, पार्शियल के लिए 1 लाख रुपीज़, एक्सीडेंटल डेथ के लिए 2 लाख रुपीज़. नॉमिनी भी हमें नॉमिनेट करना है. एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर क्लेम्स जो कि फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर हो रहा है एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डेथ. टर्मिनेशन इज़ ऑन द एज ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स एंड सब्सक्राइबर्स कैन ज्वाइन ओनली थ्रू 1 अकाउंट. नाउ आर लास्ट पेंशन स्कीम इज़ एनपीएस वात्सल्य स्कीम. तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम को 2024 में लॉन्च किया है एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय पीएफआरडीएम. अब इसका एम है, वात्सल्य इज़ फॉर चिल्ड्रन, राइट. तो इसका एम है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर चिल्ड्रन को हमें सिक्योर करना है. ऑल माइनर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स आर एलिजिबल. तो यहाँ पर क्या है, गार्डियन की भी हमें, गार्डियन मस्ट ऑपरेट द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. सिटीजनशिप अवेलेबल टू एनआरआईज एंड ओसीआई माइनर्स प्रोवाइडेड उनके पास बैंक अकाउंट है. आधार एंड पैन कार्ड दोनों का लगेगा, गार्डियन का और माइनर का. मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 रुपीज़ होना चाहिए पर एनम और मैक्सिमम के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है. इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हो सकती हैं. बहुत सारे जो वेरियस पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बता सकते हैं. टैक्स बेनिफिट 50,000 रुपीज़ तक के एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स हैं, दे आर एप्लीकेबल उसकी स्कीम के अंदर. नाउ अगर कोई चाहे तो 18 ईयर्स के बाद अपना जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है, वो चाहे नहीं एक्चुअली होगा ही, 18 ईयर्स के बाद जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है वो रेगुलर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी हमने टियर 1 अकाउंट डिटेल में पढ़ा था. फिर उसके बाद चाइल्ड के पास कंट्रोल आ जाएगा उसके अकाउंट का एंड द कन्वर्टेड अकाउंट रिमेन सब्जेक्ट टू सेम रूल्स एंड बेनिफिट्स एज पर स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट्स. इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है उसके पास? तो 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसके पास. फर्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट चॉइस. डिफ़ॉल्ट चॉइस यानी 50% इक्विटी और बैलेंस जो 50% है वो सेफर एसेट्स में कर सकते हैं. अब वो किसी भी रेशो में हो सकता है, 20:30, 40:10 एक्सेट्रा, एनी रेशो इट कैन बी ऑन. फिर ऑटो चॉइस है. ऑटो चॉइस यानी रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, जैसे एग्रेसिव अगर उसने चूज़ किया है तो 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाएगा और बाकी दूसरी चीज़ों पे जाएगा. इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस. अगर मॉडरेट लाइफ साइकिल चूज़ किया है तो 50% इक्विटी में, जैसे डिफ़ॉल्ट चॉइस में हो रहा था. कंजर्वेटिव चूज़ किया है तो मतलब कम रिस्क लेंगे, ओनली 25% इक्विटी में जाएगा और बाकी 75% जो है वो सेफर ऑप्शंस में जाएगा. थर्ड इज एक्टिव चॉइस. एक्टिव चॉइस यानी कि गार्डियन जो है वो फंड एलोकेशन जो है वो मैनेज करेगा अक्रॉस 4 एसेट क्लासेस. 4 एसेट क्लासेस यानी 75% इक्विटी में हो सकता है, 100% कॉर्पोरेट डेथ हो सकता है, 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, या 5% दूसरे एसेट्स में भी हो सकता है. नाउ दिस चॉइस वुड बी ऑफ गार्डियन, जो कि होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करेगा और वो कुछ भी हो सकता है. 75% इक्विटी क्योंकि वो एग्रेसिव चॉइस हो जाएगा अगर 75% इक्विटी करना है तो. देन 100% कॉर्पोरेट डेट जो है वो सेफ ऑप्शन, स्टेबल ऑप्शन. 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वेरी सेफ ऑप्शन, आपका पैसा मतलब कहीं नहीं जाएगा. फिर 5% वो और इधर उधर भी डाइवर्सिफाई कर सकता है. तो ये सारे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं. Now we are left with 2 more schemes, that is सुकन्या समृद्धि योजना एंड महिला सम्मान सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. एक्चुअली ये स्कीम को 31 मार्च 2025 में एंड कर दिया है, बट फिर भी हम समझेंगे कि स्कीम में क्या था. नाउ सुकन्या समृद्धि योजना. तो सुकन्या समृद्धि योजना वॉज ऑल्सो लॉन्च इन द ईयर 2015, सो आर डेकेड ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना. सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड्स के लिए, एज यू कैन सी सुकन्या, सो गर्ल चाइल्ड के लिए है. एक गवर्नमेंट बैक स्मॉल
स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती है. इट इज़ लॉन्च अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एंड इट हेल्प्स पेरेंट्स टू सेव फॉर अ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज. अकाउंट्स कैन बी ओपन एट पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑथराइज कमर्शियल बैंक्स. नाउ इसमें हो क्या रहा है, जब एक गर्ल चाइल्ड 10 ईयर्स के पहले है, मतलब 10 ईयर्स से कम की है, तो अकाउंट उसके लिए खोला जा सकता है. दैट इज़ सुकन्या समृद्धि योजना. मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए या 2 बच्चियों के लिए ये अकाउंट खोला जा सकता है पर फैमिली. कोई भी पेरेंट या गार्डियन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है. मिनिमम उसको 250 रुपये या 250 रुपीज़ डिपॉजिट करना है पर ईयर एंड मैक्सिमम उसको 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक वो डिपॉजिट कर सकते हैं. 15 ईयर्स तक उनको डिपॉजिट करने हैं. मान लीजिए अगर लेकिन 10 ईयर्स पे ये अकाउंट खोला है तो ये 21 ईयर्स पे मैच्योर हो जाएगा, तो देन 11 ईयर्स ओनली दे हैव टू डिपॉजिट. तो वो आप कंफ्यूज मत होना. बट मिनिमम आपको, मतलब जैसे अगर आप किसी ने 6 ईयर्स पे वो अकाउंट खोला है, 4 ईयर्स पे वो अकाउंट खोला है, तो 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना पड़ेगा. नाउ कैन डिपॉजिट लमसम या इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट विल सेट इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली. तो अभी जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस पर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट देती है. इंटरेस्ट कंपाउंड्स एनुअली एंड इट इज़ हायर देन मोस्ट ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स. इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री. मैच्योरिटी हो जाएगी 21 ईयर्स पे, या फिर अगर उसकी मैरिज हो जाती है, लड़की की मैरिज हो जाती है आफ्टर एज ऑफ 18 ईयर्स, तो भी मैच्योर हो जाएगा. अगर उसको पार्शियली विड्रॉ करना है तो 50% विड्रॉ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए. सो दैट इज़ अलाउड. देन इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर जैसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर रहे थे, एक तो वो एजुकेशन के लिए अलाउड है ओनली आफ्टर द गर्ल टर्न्स 18 एंड 50% विड्रॉल अलाउड है फॉर एजुकेशन. एंड मैरिज के लिए इट इज़ अलाउड आफ्टर गर्ल्स टर्न 18 एंड मैच्योरिटी हो जाएगी एट 21 ईयर्स ऑफ एज. नाउ अकाउंट क्लोजर, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि इफ़ गर्ल इज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज तो आप अकाउंट को मैच्योर कर दो सेइंग कि मैरिज है. सो कंडीशंस आर देयर कि इट इज़ नॉट अलाउड बिफोर 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ मैरिज एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड आफ्टर 3 months ऑफ मैरिज टू सिक्योर, so that we can also prevent misuse of these accounts, ताकि हम मिसयूज़ को प्रिवेंट कर सकें. ऐसा ना हो कि पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए इसको मिसयूज़ करें. सो दीज आर 2 कंडीशंस कि दिस इज़ नॉट अलाउड बिफोर 1 month ऑफ डेट ऑफ मैरिज एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू विड्रॉ या क्लोज करना आफ्टर 3 months ऑफ मैरिज. सो 21 ईयर्स पे तो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा, बट 18 ईयर्स के बाद अगर मैरिज चूज़ करते हैं देन ऑल्सो इट विल गेट मैच्योर. बट दीज 2 आर कंडीशंस एंड हायर एजुकेशन के लिए 50% तक विड्रॉल लिया जा सकता है. नाउ आवर लास्ट स्कीम इज़ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. सो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को 2023 में लॉन्च किया था. इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट इज़ 1000 रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़. नाउ दिस अकाउंट वॉज ओपन फॉर 2 years, दैट इज़ 23 to 25, जिसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2025 में. एंड दिस अकाउंट हैज़ नाउ बीन, मतलब अब बंद हो चुका है ये अकाउंट. अब इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, पर इसमें वुमेन एलिजिबल थी एंड ऑल्सो गार्डियंस ऑफ गर्ल चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स. टेन्योर इसका 2 years था. इंटरेस्ट रेट मिलेगा. मैक्सिमम एंड मिनिमम डिपॉजिट वॉज 1000 रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़. पार्शियल विड्रॉल इज़ अलाउड. 1 साल के बाद 40% आप विड्रॉ कर सकते हो. आफ्टर 1 year 40% विड्रॉल इज़ देयर. टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है. अकाउंट ओपनिंग इज़ एनी डेडिकेटेड पोस्ट ऑफिस. देन 2 साल के बाद आपको मैच्योरिटी का जो पेमेंट है वो मिलेगा. प्री मैच्योर closure is allowed in case of death of account holder. No premature closure within first year, but now it has been closed. Now please see some MCQs. I think there are not many MCQs, only just 3-4 MCQs, but you can attempt these MCQs. Under Sukanya Samriddhi Yojana maximum amount जो डिपॉजिट हो रहा है that is 1.5 लाख रुपीज़. OD कितना है जनधन योजना के लिए? So that is 10,000 रुपीज़. देन तरुण प्लस के लिए लोन कैटेगरी इज़ 10 लाख रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़. कौन सी एक लोन कैटेगरी नहीं है? सो शिशु, किशोर एंड तरुण आर लोन कैटेगरीज, बट युवा इज़ नॉट अ लोन कैटेगरी. मिनिमम अमाउंट टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज़ 250 रुपीज़. सो दैट्स इट फॉर द डे. नो, देर इज़ ऑल्सो वन मोर MCQ दैट आस्क मंथली प्रीमियम क्या है अंडर अटल पेंशन योजना. अगर 5000 रुपीज़ का मंथली पेंशन चाहिए आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, तो अभी हमने पढ़ा था 42 रुपीज़ टू 210 रुपीज़ जो है. अगर 18 ईयर्स की एज पे कोई ज्वाइन कर रहा है तो
दिस वुड बी द पेंशन 42 रुपीज़ अगर 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो, और 210 रुपीज़ अगर 5000 रुपीज़ पेंशन चाहिए तो। हेयर इट इज़ आस्किंग 5000 पेंशन चाहिए आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स, कोई 18 साल में कितना इन्वेस्ट करेगा, तो दैट इज़ 210 रुपीज़। So that's it for the day. I hope you like these classes. Please join our Telegram channel for any doubt or discussion. Also, you may ask me on the comment section any doubt. And now I will meet you all again in Ministry of Tribal Affairs classes, जहाँ पर हम Tribal Affairs Ministry की सारी schemes को cover करेंगे. So thank you for watching.